नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस के लिए रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वह क्वेश्चन मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्गत टॉपिक से लिए गए हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर आधारित प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 1948, 56, 77, 1991। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर आधारित जो प्रथम औद्योगिक नीति है वह वर्ष 1948 में बनाई गई थी। तो एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए है। 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव जो है संसद में रखा था। पहली औद्योगिक नीति में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा को स्वीकार किया गया था, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया और बड़े उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया था। इसे प्रथम औद्योगिक नीति भी कहा जाता है। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसके अलावा 1956 की औद्योगिक नीति, 1977 की औद्योगिक नीति और 1980 तथा 91 की औद्योगिक नीति भारत में अपनाई गई थी। 1977 की जो औद्योगिक नीति थी, 1977 की औद्योगिक नीति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या हैं जान लेते हैं। 1977 की जो औद्योगिक नीति है वह 1956 की ही औद्योगिक नीति पर मुख्य रूप से फोकस करती है और इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 लघु क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें कुटीर एवं छोटे उद्योग तथा अति लघु क्षेत्र उद्योग, लघु क्षेत्र उद्योग, जिला उद्योग क्षेत्र और संयुक्त उद्योग क्षेत्र की कैटेगरी इस नीति में निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार से और 1991 की औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया था। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर 2021 में हो गया। मतलब 2015-16 में कितना था और 2020-21 में कितना हो गया। तो 2015-16 में बिहार का जो लिंगानुपात था वह 1062 था और 2020-21 में बढ़कर हो गया है 1090। तो 1062, 1090 ए ऑप्शन सही है। बिहार 2001 और 11 के बीच जो 10 की वृद्धि है जनसंख्या की वह 25.42% थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि वाला जिले की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जिला जो है वह मधेपुरा या माधेपुरा था, जिसमें 31.12% की वृद्धि हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 नंबर क्वेश्चन। 2001 और 11 के दशक में निम्न जिलों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई? तो वैशाली, कटिहार, किशनगंज, गोपालगंज। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है वह मधेपुरा में व्यक्त की गई थी 31.12% और सेकेंड नंबर पर जो वृद्धि दर है वह किशनगंज में की गई थी 40.40%। तो इस ऑप्शन में जो है इसमें वैशाली, कटिहार, किशनगंज, गोपालगंज, तो इसमें मधेपुरा में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है दर्ज की गई थी
31.12%, लेकिन मधेपुरा ऑप्शन में है ही नहीं तो किशनगंज हो जाएगा सेकेंड नंबर पर। अगर सबसे कम वृद्धि दर की बात की जाए तो सबसे कम वृद्धि दर जो है गोपालगंज में 19.02% की गई थी, और फिर दरभंगा में 19.7% की गई थी। अब बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाले अगर जिला की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पटना की है, फिर सेकेंड नंबर पे पूर्वी चंपारण और थर्ड नंबर पे मुजफ्फरपुर की है। इसी प्रकार से अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो शेखपुरा पहले नंबर पे, शिवहर दूसरे नंबर पे और अरवल तीसरे नंबर पे है। तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर की जनसंख्या शीर्ष में पहले 3 स्थानों पर है। शेखपुरा, शिवहर और अरवल की जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या के मामले में अंतिम 3 स्थानों पे है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के मुख्य सूचक क्या हैं? तो भारत में अगर निर्धनता के मुख्य सूचकों की बात की जाए तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं। न्यूनतम प्रमाणिक उपभोग की कमी, सही है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, यह भी सही है। पर्याप्त पोषक भोज्य पदार्थ की कमी, यह भी सही है। इनमें सभी तो न्यूनतम प्रमाणिक उपभोग की कमी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पर्याप्त पोषक भोज्य पदार्थ की कमी, तो इनमें सभी हो जाएगा। 4 का सही आंसर डी है। अगर भारत में निर्धनता के मुख्य सूचकों की बात की जाए तो निर्धनता के सूचक में आय एवं उपभोग से संबंधित मुख्य सूचक आते हैं, जैसे कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों में कमी और सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी, तथा इन सब का जो मुख्य कारण है वह है निरक्षरता का स्तर, जो है निर्धनता के मुख्य सूचकों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। ऑप्शन ए सामंतवादी देशों में, बी विकासशील अर्थव्यवस्था में, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, डी विकसित अर्थव्यवस्था में। तो निरपेक्ष गरीबी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। गरीबी मुख्य रूप से 2 प्रकार की, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। सापेक्ष गरीबी क्या है? तो सापेक्ष गरीबी जो है यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, या कह सकते हैं एक व्यक्ति सापेक्षिक रूप से गरीब तब होगा जबकि वह दूसरे की तुलना में निचले आय वर्ग सर्वाधिक कह सकते हैं 10% गरीब हो। सापेक्ष गरीबी को मापने की मुख्य रूप से 2 विधियां प्रचलन में हैं वर्तमान में, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन जो है 1905 में मैक्सो लॉरेंज ने किया था, और गिनी गुणांक का प्रतिपादन 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कॉनराड गिनी ने किया था 1912 में। तो सापेक्ष गरीबी मापने के 2 तरीके हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। इसी प्रकार से निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो सापेक्ष गरीबी से इस बात की जानकारी नहीं होती है कि गरीब लोगों की मात्रा क्या है। इस कमी को दूर करने के लिए निरपेक्ष गरीबी की बात करते हैं, और निरपेक्ष गरीबी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है FAO के महानिदेशक आर वायड ने 1945 में किया था। 1945 में निरपेक्ष गरीबी का प्रयोग किया गया था। निरपेक्ष गरीबी मापने के लिए निर्धनता रेखा एवं हेड काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। गरीबी का जो सैन्य दृष्टिकोण है वह निरपेक्ष गरीबी से संबंध रखता है। तो यह गरीबी के संदर्भ में सापेक्ष गरीबी एवं निरपेक्ष गरीबी के कुछ दृष्टिकोण थे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निर्धारित किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के लिए जो न्यूनतम कैलोरी उपभोग है वह 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया है। ये ऑप्शन सही है। अगर भारत में निर्धनता की माप या अनुमान के लिए जो आधिकारिक समितियों की बात की गई है वह समय समय पर समितियों का गठन योजना आयोग भारत सरकार द्वारा किया गया है। कौन कौन सी समिति ने क्या सिफारिश दी, इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए 6 आधिकारिक समितियां जो है भारत सरकार द्वारा गठित की गई हैं, जिसमें पहला जो प्रयास योजना आयोग कार्य समूह का था 1962 में योजना आयोग कार्यकारी समूह ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय को गरीबी रेखा
मात्रा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया था। दूसरा जो समिति का गठन किया गया था वी.एम. दांडेकर और रथ समिति 1971 में, अलग समिति का गठन 1979 में किया गया था। प्रोफेसर लकड़ावाला समिति का गठन जो है 1993 में किया गया था और प्रोफेसर लकड़ावाला समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारित की थी। इसके बाद तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में किया गया और रंगराजन समिति का गठन तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए 2014 में किया गया था। तो यह गरीबी के संबंध में भारत सरकार द्वारा जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों के बारे में मुख्य बातें थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है गरीबी रेखा का संबंध है किससे है? सापेक्ष निर्धनता से, निरपेक्ष निर्धनता से, तथापि दोनों से कोई नहीं। तो गरीबी रेखा का संबंध जो है वह निरपेक्ष निर्धनता से है और सापेक्ष निर्धनता का जो सापेक्ष निर्धनता से संबंधित जो है वह है लारेंज वक्र और गिनी गुणांक, जबकि गरीबी रेखा का संबंध निरपेक्ष निर्धनता से है। इसके अलावा सिरगणना विधि एवं सेन का जो गरीबी सूचकांक है यह भी निरपेक्ष निर्धनता से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी गरीबी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नहीं, छिपी हुई बेरोजगारी तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। तो बाकी इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। किसी विशेष मौसम में, जाड़े के मौसम में जाड़े का काम और गर्मी के मौसम में गर्मी का काम, इस प्रकार से जो मौसम के अनुसार व्यक्ति गरीब होता है उसे क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी। और छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब हुआ किसी काम में जब कृषि क्षेत्र में जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा जब श्रमिक लगाए जाते हैं तो उसे जो श्रमिक लगाए जाते हैं उनका उत्पादन जो है क्या होता है? नगण्य होता है। तो ऐसे श्रमिक को छिपा हुआ बेरोजगार कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो वहाँ 8 का सी है, खुली बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो भारत में महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था। निर्धनता रेखा की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कितना है? सी ऑप्शन सही है 9 का। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है? भारत, रूस, यूएसए, चीन। तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात सबसे ज़्यादा जो है भारत में है। ये ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है? निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, था भी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो निरपेक्ष निर्धनता का संबंध जो है वह आय की असमानता एवं वितरण से है। 11 का सही आंसर ए है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, कुल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे निवास करता था। तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे निवास करता था? तो 11-12 में 21.9% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे निवास करती थी। यह तेंदुलकर समिति के अनुसार था। फिर तेंदुलकर समिति का कुछ लोगों ने जो है बताया कि यह गलत रिपोर्ट है, तो इसकी समीक्षा करने के लिए सरकार ने रंगराजन समिति का निर्धारण किया और रंगराजन समिति ने भी उसी पैमाने पर गरीबी पूरे सकल भारत में जो निर्धनता रेखा से नीचे 2011-12 में व्यक्ति रह रहे थे उनका रेशियो बढ़ाकर 29.5 बताया। तेंदुलकर समिति ने कितना बताया था? 21.9 अखिल भारत में गरीबी का स्तर है और रंगराजन समिति ने 29.5 बताया। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुलकर समिति ने 25.7% गरीबी का अनुमान बताया था औसत, और शहरी क्षेत्रों में 13.7% बताया था। इसी प्रकार से समीक्षा जब की गई तो रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 30.9% गरीबी का अनुमान बताया और शहरी क्षेत्रों में 26.4% गरीबी का अनुमान बताया था। तो यह गरीबी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण डाटा थे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है कैसी बेरोजगारी पाई है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी
प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में जो है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, बी सही है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला 14 नंबर, सापेक्ष गरीबी पाई जाती है निम्न देशों में, तो सापेक्ष गरीबी जो है वह पाई जाती है पूंजीवादी देशों में। सापेक्ष गरीबी पूंजीवादी देशों में पाई जाती है, ए सही है। जबकि निरपेक्ष गरीबी जो है विकासशील देशों में पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी विकासशील देशों में पाई जाती है, सापेक्ष गरीबी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या विकसित देशों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, में खाली स्थान में सबसे न्यूनतम निर्धनता अनुपात है किस देश में? पंजाब, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार अगर न्यूनतम निर्धनता अनुपात वाले राज्यों की बात की जाए तो सबसे कम निर्धनता जो है वह अंडमान केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 1% लोग निर्धन हैं। इसके बाद लक्षद्वीप में है 2.8% लोग निर्धन हैं, और गोवा में 5.1% लोग निर्धन हैं, और केरल में 7.1% लोग निर्धन हैं। तो सबसे कम निर्धनता जो है दिए गए ऑप्शनों में गोवा हो जाएगा, तो गोवा सी ऑप्शन में दिया गया इसलिए सी हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर निर्धनता अनुपात की बात की जाए तो सबसे अधिक निर्धनता अनुपात जो है वह है छत्तीसगढ़ में, 39.9% लोग जो है छत्तीसगढ़ में निर्धन हैं, तथा दादरा एवं नगर हवेली में 39.3% लोग निर्धन हैं, और झारखंड में 37% लोग निर्धन हैं। तो न्यूनतम निर्धनता के मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, गोवा और केरल क्रमशः फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं, तथा अधिकतम निर्धनता अनुपात के मामले में छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, झारखंड और मणिपुर क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी, डी ऑप्शन सही है। WTO की स्थापना, इसके पूर्ववर्ती संस्था गैट की उरुग्वे चक्र की लंबी वार्ता, गैट की जो उरुग्वे चक्र की वार्ता थी 1986 से 93 के बीच चली, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 93 के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसकी स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मैक्सिको के मराकास नगर में अप्रैल 1994 में गैट के सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे, और 1 जनवरी 1995 में WTO की विधिवत स्थापना हुई थी। वर्तमान में अगर WTO के सदस्यों की बात की जाए तो वर्तमान में WTO में 164 सदस्य देश हैं, जिसमें अंतिम जो सदस्य है वह अफगानिस्तान है। WTO के पहले महानिदेशक जो है पीटर सदरलैंड थे। वर्तमान में पहली महिला महानिदेशक जो है एगोंजी ओकोंजो इवेला हैं। WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। अगर WTO के उद्देश्य की बात की जाए तो जीवन स्तर में सुधार करना, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में बृहद स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, विश्व संसाधन का जो है अनुकूलतम उपयोग करना WTO के मुख्य उद्देश्य हैं। अगर WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात की जाए तो 12वां सम्मेलन 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। 12वां सम्मेलन 2022 में जिनेवा में हुआ था, और 13वां सम्मेलन 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो 13वां जो सम्मेलन है 2024 में होना है, संयुक्त अरब अमीरात में फरवरी में होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12वां सम्मेलन जिनेवा में हुआ था और 13वां सम्मेलन 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वैश्वीकरण का संबंध है अर्थव्यवस्था के नियोजन से, अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, अर्थव्यवस्था के नियमन से, इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का जो संबंध है वह अर्थव्यवस्था के खुलेपन से है। क्या है अर्थव्यवस्था के खुलेपन? बी ऑप्शन में दिया गया है, तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। 1991 की औद्योगिक नीति में जो प्रक्रिया चालू की गई थी उसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण कहा गया था, जिसको LPG मॉडल भी कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण,
प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। क्या है उदारीकरण? सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है। जो है उदारीकरण जो है सरकार के नियमों शासन व्यवस्था में आई जो कमी है उदारता को दिखाता है, और उद्योगों को विभिन्न प्रकार की रियायतें देना जो है उदारीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से निजीकरण, जो निजीकरण का मतलब होता है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व या प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रदान करना निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण क्या होता है? विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को खोलता है अर्थात आयात और निर्यात दोनों करना चालू कर देता है तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो 1991 की नई औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसे LPG मॉडल भी कहा जाता है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से संबंध रखती है, अर्थात आयात भी हो रहा है, निर्यात भी हो रहा है, वस्तुएं एक देश से मंगाई भी जा रही हैं और वस्तुएं एक देश को भेजी भी जा रही हैं। इसी को क्या कहा गया? वैश्वीकरण कहा गया है। तो 17 का बी आंसर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ है वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण। तो विश्व को जब एक बाजार के रूप में मानेंगे तो उसे क्या कहेंगे? वैश्वीकरण कहेंगे। तो ए ऑप्शन सही है। अगला, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक को, जो विश्व बैंक का अन्य नाम है IBRD है। IBRD ए ऑप्शन में है। 19 का सही आंसर ए है। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। विश्व बैंक समूह के 5 सदस्य हैं। कौन कौन से 5 सदस्य हैं? जिसमें IMF एवं IBRD की स्थापना, विश्व बैंक के समूह बैंकों में जो 5 समूह बैंकें हैं उन बैंकों में IBRD, IDA, IFC, मीगा, ICID हैं। 5 बैंकें हैं। अब विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IMF एवं IBRD की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। IBRD को ही मुख्य विश्व बैंक कहा जाता है। 1945 में IBRD का उद्घाटन हुआ तथा 1946 में IBRD ने कार्य करना प्रारंभ किया था। IBRD को मुख्य रूप से विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक के अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो 189 सदस्य देश हैं विश्व बैंक में, और नेहरू जो है नवीनतम सदस्य देश है। और 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अजय बंगा जी हैं। विश्व बैंक के अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना, भुगतान संतुलन की सभ्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी निवेश प्रोत्साहित करना, निजी ऋणों एवं पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करना, लघु एवं बृहद इकाई तथा आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऐसे ऋणों की गारंटी देना। तथा वर्तमान में विश्व बैंक मुख्य रूप से सदस्य राष्ट्रों, विशेष रूप से अल्पविकसित राष्ट्रों को विकास हेतु आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक द्वारा ऋण जो है दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जिनकी अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष की होती है। और विश्व बैंक की जो समूह संस्थाएं हैं उसमें IBRD है। IBRD की स्थापना 1945 में हुई थी। IDA की स्थापना 1960 में हुई थी। विकासशील देशों को आसान शर्तों पर उदार एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना जो IDA का कार्य है। IDA के सदस्यों की संख्या 173 है और IDA को सुलभ ऋण की खिड़की भी कहा जाता है। इसके अलावा IDA का उद्देश्य सुलभ ऋण या सॉफ्ट लोन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। सॉफ्ट लोन अर्थात ऐसा ऋण जो सस्ते हों, दीर्घकालीन हो तथा जिसका भुगतान ऋणी देशों की मुद्रा में स्वीकार किया जा सके। मुख्य रूप से IDA सदस्य देशों को साख क्रेडिट देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। यह भी याद रखने वाली बात है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि IDA जो है वह क्रेडिट या साख देता है। IDA साख की व्यवस्था कराता है और वर्ल्ड बैंक जो है वह ऋण की व्यवस्था कराता है अपने कस्टमर को या सदस्य देशों को। तो IDA साख की व्यवस्था कराता है, वर्ल्ड बैंक ऋण की व्यवस्था कराता है। IDA द्वारा दिए गए ऋणों की अवधि जो है 50 वर्ष की होती है, कोई ब्याज नहीं लिया जाता है और 0.75
5% सेवा शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा विश्व बैंक के सदस्य देशों में या समूह देशों में समूह बैंकों में जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC 1956 में स्थापित की गई थी, जिसकी सदस्य संख्या जो है 184 है। IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्य संख्या जो है 184 है। IFC निजी उद्देश्य के विकास, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करता है और इसके लिए बिना सरकार की गारंटी के सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा मीगा 1988 में स्थापित की गई, 181 सदस्य हैं। ICSID है 5वीं संस्था, जो भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 संस्थाओं का सदस्य जो है भारत है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव हैं। तो LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव: बढ़ती अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। डी सही सभी हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की समता हिस्सा का निजी क्षेत्र के हाथों में बेचना कहलाता है। तो यह कहलाता है विनिवेश। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की समता हिस्सा का निजी क्षेत्र के हाथों में बेचना विनिवेश कहलाता है और विनिवेश ए ऑप्शन में है, तो इसलिए ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यमों को सरकार की अंशधारता अर्थात स्वामित्वधारता में कभी कमी लाना जो है वह विनिवेश कहलाता है। सरकार या सार्वजनिक उद्योगों की अंशधारता में कमी लाना जो है विनिवेश कहलाता है। विनिवेश सार्वजनिक उद्यम को निजीकरण की ओर ले जाएगा या ले जाता है। विनिवेश का पहला प्रयोग जो है ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर द्वारा 1983 में किया गया था। अगर विनिवेश की सबसे पहले बात करने वाला जो देश है वह ब्रिटेन है। भारत ने पहली बार विनिवेश 1991-92 के बजट से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चालू किया था, जब वे वित्त मंत्री थे। उस समय 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया गया और 2005 में राष्ट्रीय विनिवेश कोष का गठन किया गया। 1996 में GV रामाकृष्णन की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई और 2004 में विनिवेश विभाग बनाया गया, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो यह विनिवेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ जो है 1991 में किया गया था और 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की व्यवस्था अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, फेरा के अंतर्गत क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था। निजी क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया था। सीमा शुल्क एवं प्रशुल्क अंतर घटा दिया गया था। सरकार ने विनिवेश की नीति का प्रारंभ किया था। तो फेमा के अंतर्गत, विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था। फेरा और फेमा, तो फेमा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें फेरा और फेमा में क्या अंतर है जान लेते हैं थोड़ा सा। पहले फेमा के बारे में जान लेते हैं। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा अधिनियम 1999 में पारित किया गया और 1 जून 2000 को लागू किया गया था। वर्तमान में लागू है और फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन प्रबंधन करना है। तो यही ए ऑप्शन में है, विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था फेमा के अंतर्गत। अब फेरा की अगर बात की जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1 जनवरी 1974 को लागू किया गया और 1998 में समाप्त कर दिया गया। फेरा को भारत में विदेशी मुद्रा भुगतान और विनियमन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है विदेशी मुद्रा लेन देन का संरक्षण करना था। तो यहाँ फेरा और फेमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का पूर्ण रूप है। तो LPG का पूर्ण रूप का मतलब हुआ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सी ऑप्शन सही है 24 का। 25 नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है। तो नई आर्थिक नीति 1991 को स्टर्म नीति कहा जाता है। 25 भी सही है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? तो निम्न चित्र में मांग की कीमत लोच है, जिसमें
एक्स अक्ष के समांतर जब मांग वक्र होता है तो ई डी बराबर हो जाता है अनंत। तो ई डी अनंत का मतलब हुआ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा मांग की कीमत लोच की श्रेणियों की अगर बात की जाए तो 5 कीमत लोच की श्रेणियां हैं, जान लेते हैं सबको। जैसे पहली कीमत लोच की श्रेणी है बेलोचदार मांग, इकाई से कम होती है, इकाई ज़्यादा होती है। तो जब किसी वस्तु की सापेक्षिक कीमत की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग को बेलोच मांग कहते हैं। या कह सकते हैं कि बेलोचदार मांग की मूल्य लोच इकाई से कम होती है, कीमत कम होने से मांग बढ़ती है किंतु कीमत में कमी की अपेक्षा मांग कम बढ़ती है। बेलोचदार मांग के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं मुख्य रूप से कच्चा माल, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है वह बेलोचदार होती है। तो क्या है बेलोचदार मांग? जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन कम होता है, मतलब कीमत ज़्यादा घटती है और मांग उस हिसाब से कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग जो है इकाई से कम होती है। इसी प्रकार से लोचदार मांग क्या है? तो लोचदार मांग जो है इकाई से ज़्यादा होती है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसी मांग को लोचदार मांग कहा जाता है। लोचदार मांग में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। विलासिता की वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुओं की मांग जो है या टिकाऊ वस्तुओं की मांग जो है वह लोचदार होती है। अगर इकाई लोचदार मांग की बात की जाए तो जब मांग की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है तो उसे समलोच मांग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में 20% की कमी होती है तो उसे क्या कहेंगे? कहेंगे कि समान मात्रा में वृद्धि या कमी हो रही है, इसलिए इसको इकाई या समलोच मांग वक्र कहते हैं और इसका आरेख जो है आयताकार अतिपरवलय होता है। इसके अलावा पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होता है या काल्पनिक होता है? पूर्णतः बेलोचदार मांग वाई अक्ष के समांतर होता है मांग अक्ष। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत चाहे 10 हो चाहे 20 हो, मांग जो है स्थिर रहती है, मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और मांग की लोच जो है वह 0 होती है। इसी प्रकार से पूर्णतः लोचदार मांग। तो पूर्णतः लोचदार मांग जो है वह एक्स अक्ष के समांतर होता है और पूर्णतः लोचदार मांग जो है मांग की लोच ई बराबर होता है अनंत। तो इसमें क्या होता है? जब कीमत में थोड़ी सी वृद्धि से ही मांग घटकर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, अथवा किसी एक दी हुई कीमत पर मांग अनंत हो जाती है तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष में पर्यटन यात्रा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में आवश्यक लाइसेंस वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आवश्यक जो लाइसेंस है उनकी उद्योगों की संख्या ऑप्शन ए 2 है, 5 है, 8 है, 4 है। तो 4 है। औद्योगिक लाइसेंस नीति के अंतर्गत बिना सरकार की अनुमति के ना तो कोई औद्योगिक इकाई स्थापित की जा सकती है और ना ही विस्तार किया जा सकता। 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था, बाकी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। और वर्तमान 2024 में या जनवरी 2024 तक जो है केवल 4 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसमें अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, तंबाकू एवं उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण तथा औद्योगिक विस्फोटक। यह 4 उद्योग ऐसे हैं जिनको लगाने से पहले सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, बाकी किसी उद्योगों में लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की बात की जाए तो आरक्षित उद्योग जो है वह वर्तमान में 2 बचे हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन बचा है। 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 थी और 1991 में 8 थी और वर्तमान में 2 है और लाइसेंस लेने वाले उद्योगों की संख्या 4 है। तो यह दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक नई आर्थिक नीति का घटक नहीं है? तो आयात प्रतिस्थापन जो है नई आर्थिक नीति का घटक नहीं है, बाकी वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, एलपीजी जो है नई आर्थिक नीति के घटक हैं। तो डी ऑप्शन सही है इसका। 28 का सही आंसर डी है। 29 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष एवं भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है। तो
सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष एवं भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जो है यह उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण बी ऑप्शन सही है। अगला है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वाई बी रेड्डी, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो हैं वह डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें गवर्नर है, और ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आरबीआई की अगर स्थापना की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष हिल्टन यंग थे, इसलिए इसे हिल्टन यंग आयोग भी कहा जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किया था। आरबीआई की अगर प्रदत्त पूंजी की बात की जाए तो 5 करोड़ की थी, जिसमें से 100 रुपये के 5 लाख शेयर डिवाइड थे, अर्थात 5 लाख शेयर बेचे गए थे। अगर कार्यालय की बात की जाए तो मुंबई में है मुख्यालय जो है आरबीआई का मुंबई में है, और स्थानीय कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में है। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 में किया गया था। और आरबीआई के अगर कार्यों की बात की जाए तो बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है, करेंसी निर्गमन का एकाधिकार है, मौद्रिक नीति लागू करने का कार्य करती है, मुद्रा बाजार का नियंत्रण या नियमन करती है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण का अधिकार है, शाख नियंत्रण का कार्य करती है, विभेदीकृत ब्याज योजना कमजोर बैंकों तक ऋण पहुंचाने का कार्य करती है। 1999 में केवाईसी की योजना आरबीआई द्वारा लागू की गई थी। शाख नियंत्रण का कार्य आरबीआई करती है और शाख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्लास में आज हम लोगों ने लगभग 30 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया। इसी प्रकार से हम लोग डेली बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करते रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपरों से लिए गए प्रश्न हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन पढ़िए और याद करने का प्रयास करिए।